नमस्कार दोस्तों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के सामान्य वर्गीकरण और व्यक्तिगत व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में। व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में बात करें तो कोपेन के अनुसार, टिवार्था के अनुसार और थॉर्नवेट के अनुसार हमने विस्तार से चर्चा की है। आज की क्लास में हम राजस्थान के जलवायु को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो आज की क्लास में हमें ऋतुओं के आधार पर है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो देखो, ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक में राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में दे रखा है? 3 भागों में। कितने भागों में दे रखा है? 3 भागों में दे रखा है। कौन कौन सा 3 भाग की बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। लेकिन हम अध्ययन के आधार पर देखते हैं तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? ऋतु के आधार पर जलवायु को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग है? 4। नंबर 1 पर है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। नंबर 3 पर बात करूं तो नंबर 3 पर शरद ऋतु। शरद ऋतु। और नंबर 4 पर कौन सा हो जाएगा? शीत ऋतु। तो देखो, जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। लेकिन एनसीईआरटी बुक में कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। और अध्ययन के आधार पर देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। अब देखें इनके महीनों के बारे में बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु कौन से इसका समय क्या होता है? मार्च से जून तक। कहां से लेकर कहां तक होता है? मार्च से लेकर जून तक। और जो वर्षा ऋतु का समय होता है वो कहां से कहां तक होता है? ये तो मार्च से 15 जून तक और जून से लेकर 15 जून से लेकर सितंबर तक। वर्षा ऋतु का समय क्या होता है? जून से लेकर सितंबर तक। और बात करूं मैं शरद ऋतु की तो शरद ऋतु का समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर। और जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु का समय क्या होता है? दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी। तो देखो, ऋतुओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक। अब इन अलग अलग ऋतुओं को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। नंबर 1 पर कौन सी ऋतु है हमारी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सामान्य विभिन्न क्षेत्रों के अंदर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। और खासकर बात करूं मैं पश्चिमी राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंतर्गत जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। और इसका कारण क्या है? सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण। सूर्य की स्थिति क्या है? उत्तरायण में स्थित होने के कारण यहाँ पर तापमान में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। और जो थार का मरुस्थल है वो रेतीला होने के कारण, क्योंकि थार के मरुस्थल में रेत है तो रेत क्या हो जाती है? जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो मरुस्थल है
थार का मरुस्थल है वो जो रेतीला भाग है, रेतीला भाग होने के कारण ये भारत के जो सर्वाधिक अत्यधिक गर्म प्रदेश है उनमें से वो क्या है, एक है। तो मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सामान्य, राजस्थान में सामान्यतः तापमान कितना रहता है विभिन्न क्षेत्रों में, सामान्यतः तापमान, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं तो सामान्यतः तापमान कितना रहता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये तो सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी और बीकानेर, ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत जो तापमान है, बीकानेर में पश्चिमी राजस्थान में तापमान, तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक जो बात करूं मैं तापमान की, सर्वाधिक तापमान अभी 2023 के अंतर्गत ही क्या हुई थी, एक जो बात करें हम एक समीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान कौन से जिले के अंतर्गत पाया गया था, चूरू जिले के अंतर्गत पाया गया था। तो राजस्थान का सबसे जो गर्म जिला है वो कौन सा है, चूरू है। अब बात करूं मैं जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है रेतीला होने के कारण, थार का मरुस्थल है रेतीला होने के कारण, यहाँ पर देखो रेत ही रेत है होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म स्थानों में से एक है, गर्म प्रदेशों में से एक कौन सा है, राजस्थान का थार का मरुस्थल। और यहाँ पर तापमान में वृद्धि का कारण क्या है, सूर्य का उत्तरायण में स्थित होना, सूर्य का उत्तरायण में होने के कारण तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, होने के कारण तापमान में वृद्धि होती रहती है। तो देखो ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर बढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी हवाएं चलती है, या बात करें लू चलती है, आंधियां चलती है, चक्रवात आते हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले बात करें ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, उनको किस नाम से जानते हैं, हम लू के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बात करें सबसे पहले लू, लू होती क्या है, बात करें
तो देखो लू क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत है जो चलने वाली हवाएं हैं वो शुष्क और जो गर्म हवाएं होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली चलने वाली गर्म हवाएं या शुष्क वे गर्म हवाएं, जो शुष्क और गर्म हवाएं होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। और इसका प्रभावित क्षेत्र बात करूं मैं, लू से राजस्थान का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कौन से जिले के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो कौन से में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। सर्वाधिक जो लू देखने को मिलती है राजस्थान में वो कहां पर मिलती है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी सर्वाधिक अगर जिला पूछ ले तो जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। और बात करूं मैं लू चलने का कारण क्या है, अगर मान लो लू चलने का कारण पूछ ले तो कारण क्या हो जाएगा, पवनों का क्षैतिज दिशा में चलना। पवनों का जो क्षैतिज प्रवाह है, क्षैतिज दिशा में, या हम बोल सकते हैं समांतर या अविहनीय, अविहनीय जो प्रवाह है वो उसके क्या बोलते हैं, उसके कारण क्या चलती है, लू चलती है। और इनकी दिशाएं, जो लू की दिशा है, लू की दिशा क्या होती है, ये राजस्थान में किस ओर से किस ओर बहती है, तो बात करूं मैं दिशा की, राजस्थान में लू की दिशा दिशा की साइड है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पूर्व की ओर चलती है, और जो गर्म हवाएं होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। और ये लू के कारण राजस्थान के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में तापमान में वृद्धि का कारण क्या है, लू। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि किस कारण से होती है, लू के कारण वृद्धि होती है। अब बात करूं मैं, दूसरा है आंधी। लू के बाद में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत क्या आती है, आंधी। अब देखो आंधी किसे कहते हैं, बात करूं मैं, जो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत है जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो धूल भरी हुई नमी युक्त जो हवाएं होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, आंधी के नाम से जानते हैं। तो आंधी क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली चलने वाली धूल भरी वे नमी युक्त नमी युक्त जो हवाएं होती है, नमी युक्त जो हवाएं होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आंधी के नाम से जानते हैं। जो धूल भरी और नमी युक्त हवाएं होती है उनको तो किस नाम से जानते हैं, आंधी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का सबसे प्रभावित जिला कौन सा है आंधी से, तो सबसे प्रभावित जिला, या बात करूं मैं सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो प्रभावित क्षेत्र की बात करूं तो उत्तरी राजस्थान। सर्वाधिक आंधियां देखने को कहां पर मिलती है, उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान। और उत्तरी राजस्थान में आपको जिला पूछ ले सर्वाधिक आंधियां किस जिले में बहती है, तो किस जिले में, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। और श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा कितने दिनों तक आंधियां चलती है, 27 दिन तक।
कितने दिन तक चलती हैं? 27 दिन तक। और इसी में आपको पूछ ले न्यूनतम सबसे कम आंधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत या किस जिले में बहती हैं, तो कौन से जिला है? एक तो हमारा बांसवाड़ा है और एक कौन सा है? अजमेर। बांसवाड़ा और अजमेर में सबसे कम आंधियां देखने को मिलती है। यहाँ पर कितने दिन तक आंधियां चलती है? 3 दिन तक आंधियां चलती है। तो देखो ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली धूलभरी और नमीयुक्त हवाएं होती है उनको किस नाम से जानते हैं? आंधी के नाम से जानते हैं। और ये सर्वाधिक है उत्तरी राजस्थान में, और उत्तरी राजस्थान में भी जिला पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर, जहां पर 27 दिन तक आंधियां चलती है। और न्यूनतम बांसवाड़ा और अजमेर में, राजस्थान में न्यूनतम आंधियां कहां पर चलती है? बांसवाड़ा और अजमेर में। कितने दिनों तक है? 3 दिनों तक। अब मैं बात करूं इसका कारण क्या है, आंधी चलने का कारण। तो कारण क्या है? कारण है बस ये जो पौने हैं वो इसमें तो क्या होती है? क्षितिज प्रवाह होती है, या मान लो बोल सकते हैं अविरहनीय। क्या बोल सकते हैं? अविरहनीय। लेकिन है जो आंधी है, आंधी के अंदर जो पवनों की दिशाएं होती है वो क्या होती है? सवहीनीय होती है। क्या होती है? सवहीनीय। जो पवनों की पवनों की पवनों का सवहीनीय प्रवाह है। प्रवाहों के कारण क्या चलती हैं? आंधियां चलती है। और ये तापमान में कमी, तापमान में कमी का कारण क्या है? आंधियां। इसके कारण क्या होती है? जितनी ये आंधियां चलती हैं उनके कारण से तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और बात करूं मैं दिशा की, तो दिशा क्या है? पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो आंधियां चलती है वो किस साइड से शुरू होती है? पश्चिम से शुरू होती है और उत्तर पूर्व की ओर है चलती है। ये हमारी क्या है? ये जो राजस्थान में चलने वाली आंधियां, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो धूल भरी हुई नमयुक्त हवाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? आंधियां बोलते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में भी कौन सा है? श्री गंगानगर, जहां पर कितने दिनों तक चलती है? 27 दिन तक आंधियां चलती है। न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र की बात करूं तो बांसवाड़ा और अजमेर, बांसवाड़ा में और अजमेर में 3 दिन तक राजस्थान में आंधियां चलती है। कारण क्या है? पवनों का सविहनीय प्रभाव, ये प्रवाह है। और इस कारण से राजस्थान में जो आंधियां चलती है उसके कारण राजस्थान के तापमान में क्या होती है? कमी होती है। अगर मान लो कारण पूछ ले तापमान में वृद्धि का कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा? लू। और कमी का कारण क्या हो जाएगा? आंधी। और दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये क्या है? लू और आंधियां। नंबर 3 पर बात करूं मैं बबूलिया। बबूलिया या मारवाड़ी भाषा में क्या करा भाई? बगुलिया, है ना? बबूलिया। अब देखो बबूलिया क्या होता है, जैसे आपने सबने देख ही रखा है बबूलिया कैसे कैसे होता है भाई? इस प्रकार से चलती हुई जो धूल भरी आंधियां होती है और जो चक्रवाती पवनाएं होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? बबूलिया के नाम से जानते हैं। और बात करें ये बबूलिया किस कारण से बनते हैं, तो इनके परिधि पर जो परिधि होती है, परिधि के ऊपर वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है। और जो केंद्र होता है, केंद्र के ऊपर वायु दाब क्या होता है? कम होता है। जिस कारण से ये आंधियां बनती रहती है, धूलें ऊपर उड़ती रहती है, और इस कारण से ये चक्रवात रूप ले लेते हैं। तो देखो बबूलिया क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी हुए, धूल भरी हुए जो चक्रवाती पवनें होती है, चक्रवाती पवनें या हवाएं, चक्रवाती या
चक्रवाती हवाएं होती है, धूल भरी हुई चक्रवाती हवाएं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बुलबुलिया के नाम से जानते हैं, बबुलिया, बबुलिया या बगुलिया। और ये इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है? बीकानेर। सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर। और बबूलिया, ये जो बबूलिया है इसका बनने का कारण क्या है? क्योंकि इसके केंद्र पर वारण ये वायुदाब क्या होता है? कम होता है, और परिधि पर क्या होता है? अधिक होता है। जहां पर वायुदाब कम होता है वहां पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तो जो बबूलिया का केंद्र होता है, इसके केंद्र पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा, और परिधि पर तापमान क्या होगा? कम होगा। तो देखो, वायुदाब व तापमान एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो केंद्र पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब कम है तो तापमान क्या हो जाएगा? अधिक है। वे परिधि पर वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। परिधि पर वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। ये क्या है? बबूलिया। बबूलिया क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो धूल भरी हुई चक्रवाती पवनें होती है या हवाएं होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बबूलिया के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर। और इसका कारण क्या है? केंद्र पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब कम है तो तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तापमान अधिक के कारण ये जो धूल होती है वो एक चक्कर के रूप में ऊपर उड़ जाती है, और परिधि पर ताप ये वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। तो परिधि पर तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या है? लू, आंधी व बबूलिया। इनको थोड़ा सा स्टार लगा लेना। तापमान में वृद्धि का कारण है, और तापमान में कमी का कारण क्या है? तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? लू है। और तापमान में कमी का कारण क्या है? आंधी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इनसे जो सीधे सीधे लाइनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित वही लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार से आते हैं? तो गेट फैक्ट के रूप में, गेट फैक्ट्स के रूप में। सबसे पहले मैं बात करूं, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, या राजस्थान का सबसे गर्म महीना? राजस्थान का सबसे गर्म महीना, सबसे, एक बार तो मैं बात कर लेता हूं, गर्म और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना। गर्म व ठंडा। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून। कौन सा होता है? जून। और सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है, वे सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है। बात करूं मैं राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, अगर एक तो आ जाए स्थान, सबसे गर्म स्थान, तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? जिले की बात करूं तो सबसे गर्म जिला कौन सा है राजस्थान का? चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। अब बात करूं मैं ग्रीष्म ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान व ठंडा जिला कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, तो ठंडा स्थान से कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू। और ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सबसे ठंडा जिला कौन सा होता है? सिरोही।
कौन सा जिला आ जाएगा? सिरोही। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? माउंट आबू। और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सिरोही। क्योंकि गर्मियों के अंदर भी सिरोही में क्या होती है? वर्षा होती रहती है। या ऊंचाई पर स्थित होते हैं जो सिरोही, क्या है? ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर तापमान की में क्या होती है? कमी होती है। अब बात करूं मैं राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। तो देखो, दैनिक है, दैनिक दृष्टि से देखें तो कौन सा है? जैसलमेर है। दैनिक दृष्टि से कौन सा है? जैसलमेर। और वार्षिक दृष्टि से देखें दैनिक आधार पर तो तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और बात करूं मैं वार्षिक आधार पर, तो वार्षिक आधार पर जिला कौन सा है? चूरू। वार्षिक आधार पर है जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू। तो देखो यहाँ पर एक नाम आया तापांतर। तापमान तो आप समझते ही हो, लेकिन तापांतर क्या होता है? तापांतर क्या होता है? एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर जो उच्चतम व निम्नतम तापमान तापमान का जो अंतर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तापांतर के नाम से जानते हैं। एक निश्चित जगह होती है और समय भी क्या होता है? निश्चित होता है। उस निश्चित समय के अंदर उच्चतम तापमान व निम्नतम निम्नतम तापमान होता है, उन दोनों के बीच का अंतर होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तापांतर के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? दैनिक दृष्टि से देखें तो जैसलमेर है। और वार्षिक दृष्टि से देखें तो कौन सा है? दैनिक का मतलब है रोज, रोज की दृष्टि से देखें तो, प्रतिदिन की दृष्टि से देखें तो क्या है? जैसलमेर। और साल के आधार पर देखें वार्षिक है, वार्षिक का मतलब क्या होता है? एक साल के आधार पर देखें तो कौन सा जिला है? चूरू जिला है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ये तो एग्जाम की दृष्टि से सीधे सीधे फेंकते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधे आता है कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है, या राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गर्म जिला कौन सा है। इस प्रकार से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया ग्रीष्म ऋतु के बारे में। नंबर दो कौन सा है? वर्षा ऋतु। नंबर दो पर ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु। तो देखो, वर्षा ऋतु का जो महीना है वो कहां से लेकर समय क्या है? वर्षा ऋतु का समय, वर्षा ऋतु का समय क्या है? जून से लेकर सितंबर तक। 15 जून से सितंबर। 15 जून से सितंबर। अब देखो, वर्षा ऋतु का जो समय है वो कहां से लेकर कहां तक है? जून से लेकर सितंबर तक। वर्षा किस कारण से होती है? मानसून के कारण। राजस्थान में वर्षा दो मानसूनों की जो पवने आती है उनके कारण होती है। सबसे पहले देखें तो अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी पवने हैं वो राजस्थान के 10% जिलों में वर्षा करती है। और जो बंगाल की खाड़ी से जो पवने आती है, मानसूनी पवने आती है, उनके कारण से राजस्थान के 90% जिलों में वर्षा होती है। जो अरब सागर से आने वाला मानसून है वो बांसवाड़ा से प्रवेश करता है राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे प्रथम प्रवेश है जो अरब सागरीय शाखा से जो मानसूनी पवने आती है उनके कारण से होता है। अब देखें वर्षा ऋतु में, तो सबसे पहले देखें मानसून। मानसून, मानसून क्या होता है? तो मानसून के बारे में बात करें तो मानसून, मानसून क्या होता है? ये एक मौसमी शब्द से बना है। किससे शब्द बना है? अरबी भाषा का एक शब्द है मौसमी।
ये जो मानसून है वो मौसमी शब्द से बना है। मौसमी शब्द से बना है और ये मौसमी शब्द किसका है? अरबी भाषा का है। मौसमी एक है, अरबी भाषा का शब्द है, जिससे आगे चलकर क्या नाम बन गया? मानसून नाम बन गया। और इस मानसून की खोज किसने की थी? खोज की थी हिप्पोलस ने। लेकिन मानसून जो मानसून शब्द है, इसका जनक किसे कहा जाता है? मानसून शब्द का जनक, मानसून शब्द का जनक कहा जाता है अल मसूदी को। किसे कहा जाता है? अल मसूदी को कहा जाता है। तो देखो, मानसून मौसमी शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है। मौसमी शब्द से कौन सा शब्द बन गया? मानसून शब्द बन गया। और इस शब्द का जनक किसे कहा जाता है? अल मसूदी को कहा जाता है। लेकिन मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पोलस ने। एक हिप्पोलस नाम का व्यक्ति हुआ था, उसने मानसून की खोज की थी। लेकिन उन पवनों को मानसून नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? अल मसूदी। तो मानसून शब्द का जनक किसे कहा जाता है? अल मसूदी को कहा जाता है। और इसका मानसून का अर्थ क्या होता है? तो बात करूं मानसून के अर्थ की, तो मानसून का अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशाएं। मानसून का अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशाएं। पवनों की दिशा जो जल से स्थल की ओर, पवनों की दिशा किस किस ओर से किस ओर होती है? जल से स्थल की ओर। जल से स्थल की ओर। जल से स्थल की ओर जो पवनों की जो पवने होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? मानसून के नाम से जानते हैं। और इनकी दिशा की बात करूं, या नाम, राजस्थान में जो मानसून है उसको किस नाम से जानते हैं? बात करूं मैं नामकरण की, तो राजस्थान में जो मानसून है उसको किस नाम से जानते हैं? ये किस साइड से प्रवेश करता है? दक्षिणी पूर्वी। तो इसे किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी पश्चिम से प्रवेश करता है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। और ये आता कहां से है? हिंद महासागर से। कहां से आता है? हिंद महासागर से। दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। बात करूं इसकी दिशा की, तो इसकी दिशा क्या होती है मानसून की? राजस्थान में मानसून है, आता किस साइड से आता है? दक्षिण पश्चिम से। तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तरे पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। और बात करूं मैं राजस्थान में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? कब से होता है आगमन है? तो राजस्थान में मानसून का आगमन, राजस्थान में आगमन, राजस्थान में आगमन कब होता है? 25 जून को। मानसून आगमन कब होता है? 25 जून को। और किस जिले से? बांसवाड़ा जिले से। बांसवाड़ा जिले से। इसलिए बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है? 25 जून को। और जो लौटने की विधि है, बात करूं मैं लौटने की, जो वापस लौटने की तिथि है वो कितनी है? 30 सितंबर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? निवर्तन के नाम से। आगमन और निवर्तन। निवर्तन या वापस लौटने की तिथि। वापस लौटने की तिथि कितनी है? 30 सितंबर। राजस्थान में मानसून आगमन कब होता है? 25 जून को। और वापस लौटता कब है? 30 सितंबर। अब बात करूं मैं राजस्थान में जो मानसून है वो कौन कौन सी शाखाओं से आता है? तो राजस्थान में मानसून है दो शाखाओं से आता है।
मानसून कितनी शाखाओं से आता है? 2 शाखाओं से। और एक फैक्ट और है मानसून के बारे में कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। मानसून की प्रकृति पूछ ले तो मानसून की प्रकृति कैसी होती है? बात करूं मैं मानसून की प्रकृति, तो प्रकृति क्या होती है? देरी से आना और जल्दी लौट जाना। प्रकृति कैसी होती है भाई? जो मानसून होता है वो देरी से तो आता है, देरी से आना, वे वापिस जल्दी लौट जाना, जल्दी लौटे जाना, ये मानसून की क्या है? प्रकृति है। मानसून, राजस्थान में मानसून 2 शाखाओं से प्रवेश करता है। नंबर 1, नंबर 1 पर कौन सा है? अरब सागरीय शाखा। अरब सागरीय शाखा। और नंबर 2 पर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवने। नंबर 2 पर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। इन 2 शाखाओं की जो मानसूनी पवनें होती है उनके कारण से राजस्थान में क्या होती है? वर्षा होती है। सबसे पहले मैं देखूं अरब सागर से, अरब सागरीय जो शाखा होती है उसके कारण अरब सागर से जो मानसूनी पवनें होती है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है और राजस्थान के केवल दक्षिण भाग में 10% जिलों में वर्षा करती है और अरावली के समांतर चली जाती है। और राजस्थान में अगर मान लो आर्द्रता का प्रमुख स्रोत माने तो आर्द्रता का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? अरब सागरीय शाखा। या अरब सागरीय शाखा से जो मानसूनी पवनें आती है उनको क्या माना जाता है? आर्द्रता का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है और झालावाड़ से जिले से प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में करती है और राजस्थान के अधिकांश भाग 90% जिलों में किस कारण से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के कारण से वर्षा होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूं राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश मानसून कहां से करता है? अरब सागर से जो आने वाली मानसूनी पवनें थे और किस जिले से? बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किस कारण होती है? अरब सागरीय शाखा के कारण होती है। और राजस्थान के केवल दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में वर्षा। और राजस्थान के कितने प्रतिशत जिलों में? 10% जिलों में वर्षा करती है। अगर मैं बात करूं ये 10% भाग में वर्षा करती है और अरावली के समांतर निकल जाती है वापस। ये किसके समांतर है? अरावली के समांतर, अरावली के समांतर। और राजस्थान में जो आर्द्रता का स्रोत है, आर्द्रता का स्रोत किसे माना जाता है? अरब सागरीय शाखा को माना जाता है। राजस्थान में जो आर्द्रता का स्रोत है, आर्द्रता का स्रोत किसे माना जाता है? अरब सागरीय शाखा को माना जाता है। नेक्स्ट में बात करूं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा, इसके कारण जो मानसूनी पवनें आती है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है और राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा करती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के कारण। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कितने प्रतिशत जिलों में? 90% जिलों में वर्षा करती है। और ये जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवन है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत करती है? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर।
दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक है वर्षा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा करती है। फिर एक फैक्ट आता है पूर्वी। पूर्वी क्या होती है, वैसे तो हम थार के मॉडल में पढ़ा था, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, हम पूर्वइयों के नाम से जानते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली है मानसूनी पवनें, उसको भी किस नाम से जानते हैं, पूर्वइयों के नाम से जानते हैं। तो देखो पूर्वइया, पूर्वइया क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें होती है, मानसूनी पवनें होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वइयों के नाम से जानते हैं। ये तो क्या है राजस्थान के मानसून के बारे में सामान्य जानकारी। और राजस्थान में मानसून प्रवेश किससे कहां से करता है, दक्षिण पश्चिम से। तो राजस्थान के मानसून की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन राजस्थान में वर्षा किस दिशा से शुरू होती है, दक्षिण पूर्व दिशा से। तो दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा का लेवल क्या होता जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। तो वर्षा निरंतर लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो नोट लगा के एक और चीज लिख लेना, राजस्थान में दक्षिण पूर्व से, राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा, वर्षा क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। वर्षा लगातार कम होती जाती है। तो देखो हम देखें, अगर राजस्थान के मैप में देखें तो राजस्थान के मैप में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले के अंदर होती थी, या तो बांसवाड़ा के अंदर या झालावाड़ के अंदर। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर वर्षा, 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन सबसे कम किस जिले के अंतर्गत होती है, सबसे कम बात करूं तो सबसे कम कहां पर होती है, जो जैसलमेर है, बीकानेर। तो देखो दक्षिण पूर्व सबसे ज्यादा तो दक्षिण पूर्व में झालावाड़ बांसवाड़ा में, और सबसे कम उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला है, जैसलमेर बीकानेर, इस क्षेत्र के अंतर्गत है जो वर्षा होती है वो सबसे कम होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ फैक्ट है। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक वाला वर्षा वाला स्थान या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक किस स्थान पर वर्षा होती है, तो माउंट आबू, जिसका हाल ही में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अबू राज। माउंट आबू सिरोही, जहां पर कितनी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और बात करूं मैं जिला, जिला कौन सा है, तो जिला सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा व झालावाड़, बांसवाड़ा
वे झालावाड़। बांसवाड़ा और झालावाड़ में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब बात करूं मैं सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे पहले मैं बात करूं स्थान की, तो स्थान कौन सा है? जैसलमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है सम, समय जैसलमेर, जहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और बात करूं मैं जिला की, तो जिला कौन सा है? जिला है जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर, इन दोनों जिलों में वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों जिलों में औसत वर्षा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। और राजस्थान में जो वर्षा का है वो औसत वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वर्षा, पूरे राजस्थान में अगर वर्षा का औसत निकाले तो औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर है, या 575 मिलीमीटर। मिलीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर या 575 मिलीमीटर है। अब देखो राजस्थान में कुछ वर्षा रेखाएं हैं, सम वर्षा रेखाएं। सम वर्षा रेखा का मतलब क्या होता है? राजस्थान के मैप पर वे स्थान जहां पर है सभी जगह वर्षाएं क्या होती है? वर्षा समान होती है। वो सम वर्षा रेखाएं कौन कौन सी है? तो देखो राजस्थान में सम वर्षा रेखाएं, समवर्षा रेखा, तो मुख्य मुख्य समवर्षा रेखाएं कौन कौन सी है? एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, एक 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और एक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। और जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली के ऊपर स्थित है या अरावली में स्थित है। और ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली के समांतर चलती है। जो 50 सेंटीमीटर सम रेखा है इसके पश्चिम में तो क्या है? मरुस्थल है, और पूर्व में क्या है? पूर्वी मैदान है। तो ये पश्चिम में मरुस्थल व पूर्वी मैदान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो सबसे पहले मैं देखूं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एकमात्र ऐसी वर्षा रेखा है जो सिर्फ शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत चलती है। तो देखो सबसे पहले मैं देखूं तो 25 सेंटीमीटर है वर्षा रेखा। तो देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या है? ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। यह है रेखा, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। यह है रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। जिसमें 25 जीरो से लेकर 20 या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है उसको तो क्या बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र। शुष्क मरुस्थल। और जिसमें 20 या 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में एक समवर्षा रेखा है जिसका नाम क्या है? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। नंबर 2 पर बात करूं तो कौन सी है? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।
ये जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है और अरावली की पश्चिमी सीमा बनाती है। ये राजस्थान को, यह रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और उसके बाद में एक वर्षा रेखा है जिसका क्या नाम है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये कहां पर स्थित है? अरावली में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये जो रेखा है अरावली में स्थित है। यह रेखा अरावली में स्थित है। ये रेखा अरावली में स्थित है और अरावली के समांतर स्थित है। अरावली के समांतर गुजरती है। अरावली के समांतर गुजरने वाली कौन सी समरेखा है? तो कौन सी समरेखा है? 50 सेंटीमीटर वर्षा समय रेखा। तो देखो 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बारे में पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं कौन कौन सी समरेखाएं जिनके ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं राजस्थान की और समरेखाएं कौन कौन सी है और वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है। सबसे पहले मैं देखूं 10 सेंटीमीटर है वर्षा रेखा। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है? ये राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में फड़ौदी, फड़ौदी के बाद में बीकानेर और बीकानेर से होते हुए कौन सा जिला? गंगानगर जिले में, जिले से गुजरती है। ये कौन सी समवर्षा रेखा है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ पर राजस्थान की सभी समवर्षा रेखाओं के बारे में देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो देखो सबसे पहले मैं देखूं कौन से जिले के बारे में बात कर रहा हूं या कौन सी समवर्षा रेखा की बात कर रहा हूं? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जिसके ऊपर कौन कौन से जिले स्थित हैं? सबसे पहले जैसलमेर, समवर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? तो देखो जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में कौन सा जिला है? फड़ौदी, फड़ौदी के बाद में कौन सा जिला है? बीकानेर और श्री गंगानगर। देखो सबसे पहला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कौन सा है? फड़ौदी। और फड़ौदी के बाद में जिला कौन सा है? फड़ौदी, फड़ौदी के बाद में बीकानेर और बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर। बीकानेर और बीकानेर के बाद में जिला कौन सा है? श्री गंगानगर।
10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और फलोदी। अब मैं बात करूं 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में नागौर, ये नागौर से होते हुए चूरू, और चूरू के बाद में जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। तो देखो जिले कौन कौन से हो गए? 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर जिले कौन कौन से हो गए? बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जिला कौन सा हो गया? बालोतरा, ये कौन सा हो गया? जोधपुर, जोधपुर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में जिला कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। तो देखो 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर है कौन कौन से जिले हो गए समवर्षा रेखा के ऊपर? सबसे पहले जिला आ गया बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में इससे एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम क्या है? बालोतरा, बालोतरा के बाद में जिला कौन सा है? जोधपुर, जोधपुर के बाद में जिला कौन सा है? नागौर, नागौर के बाद में जिला है चूरू, और चूरू के बाद में जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? बाड़मेर, बालोतरा, ये जोधपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू। उसके बाद में आगे देखें तो आगे कौन सी समवर्षा रेखा है? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? जालोर, जालोर से पाली, पाली से ब्यावर, पाली के बाद में कौन सा जिला हो जाएगा? ब्यावर, ब्यावर के बाद में जिला कौन सा हो जाएगा? डीडवाना, कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद में सिक्कर, और सिक्कर से कौन सा जिला हो जाएगा? झुंझुनू। तो देखो तो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर जिले कौन कौन से है? जालोर, जालोर के बाद में ये सॉरी राजसमंद है, नहीं नहीं पाली है, पाली, पाली के बाद में ब्यावर है, ब्यावर के बाद में ये जिला कौन सा है? इसके सीमा से होकर गुजरता है भाई ये जिला। ये अजमेर से होकर नहीं गुजरता है, अजमेर की सीमा से गुजरता है। ब्यावर के बाद में जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? डीडवाना कुचामन है, सिक्कर है, और सिक्कर के बाद में जिला कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू। तो देखो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? तो जिलों की बात करूं तो सबसे पहले जालोर, जालोर के बाद में जिला कौन सा है? पाली, पाली के बाद में जिला कौन सा है? ब्यावर, ब्यावर के बाद में जिला है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद में जिला कौन सा है? बात करूं मैं सिक्कर, सिक्कर है, और सिक्कर के बाद में जिला कौन सा है? झुंझुनू, सिक्कर और है झुंझुनू। इसके बाद में बात करूं मैं 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की मैं बात करूं तो 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उदयपुर से, कौन से जिले से? उदयपुर से, ये उदयपुर से राजसमंद है, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से कहा कौन से जिले के अंतर्गत है? टोंक, टोंक से जयपुर है, और जयपुर से कौन से जिले में? कोटपुतली, बहरोड है। ये राजस्थान के
उदयपुर से, उदयपुर, उदयपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में जिला कौन सा है? अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर है, और जयपुर से कौन से जिले के अंतर्गत है? कोटपुतली, बहरोड। ये कौन सी वर्षा रेखा है? 40 के बाद में 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 60 सेंटीमीटर है वर्षा रेखा। तो देखो 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन कौन से जिलों में? सबसे पहले शुरू किया तो उदयपुर, राजसमंद, राजसमंद के बाद में कौन सा जिला हमारा? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर के बाद में जिला कौन सा है? जयपुर, जयपुर है, और जयपुर के बाद में जयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ था? कोटपुतली, बहरोड। तो राजस्थान के 60 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये कौन सी रेखा हमारी? 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 60 के बाद में 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर है, सलूम्बर है, सलूम्बर के बाद में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बूंदी, बूंदी से टोंक है, टोंक से सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर से ये सॉरी, एक बार इसको थोड़ा सा वापस देख लेना। तो 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके ऊपर एक जिला और है जिसका नाम क्या है? टोंक। कौन सा जिला है? टोंक। टोंक भी किस के ऊपर है? 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर है। एक जिला और कौन सा है? टोंक। इसके बाद में मैं बात करूं 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद में तलुम्बर है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ये सॉरी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में कौन सा जिला पड़ता है? बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर है, करौली और है धौलपुर। तो ये 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो डूंगरपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बूंदी, बूंदी के बाद में जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है, करौली और है धौलपुर। तो ये कौन सी वर्षा रेखा है? 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? तो सबसे पहले मैं बात करूं डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में जिला है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में जिला कौन सा है? जिसका नाम है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पर कितने सेंटीमीटर? 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भीलवाड़ा के बाद में बात करूं मैं तो जिला कौन सा हो जाएगा? बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में जिला कौन सा है? करौली, और करौली के बाद में जिला कौन सा है? धौलपुर। ये जिले राजस्थान के 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर स्थित है। इस जिलों के अंदर राजस्थान में लगभग कितनी वर्षा होती है? 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैं बात करूं 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान, तो देखो 80 सेंटीमीटर वाले स्थान कौन कौन से हैं? 80 सेंटीमीटर की बात करूं तो कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से डूंगरपुर है, डूंगरपुर से थोड़ा सा ऐसा किसका है? सलूम्बर का, सलूम्बर के बाद में ये कौन से जिले के अंतर्गत है? चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी, कोटा और बारां। तो देखो तो 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है
ये चित्तौड़गढ़ है, बूंदी का दक्षिणी भाग है, और कोटा और है 12। ये कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा है? 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर है, सॉरी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में कौन सा आ जाएगा? सलूम्बर, सलूम्बर है। सलूम्बर के बाद में जिला कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में जिला आ जाएगा चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा वाला हिस्सा ना, ये चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी का दक्षिणी हिस्सा, बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, और कोटा के बाद में जिला कौन सा हो जाएगा? 12। तो देखो 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर या 80 सेंटीमीटर वर्षा होने वाले जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी का दक्षिणी भाग है, कोटा और है 12, दक्षिणी बूंदी। नेक्स्ट मैं बात करूं 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो देखो 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत है, तो 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो झालावाड़ के, सॉरी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद में ये सीधी झालावाड़ से इस प्रकार से समवर्षा रेखा निकलती है। ये इस प्रकार से, ये देखो कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ के बाद में जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। ये कितनी कौन सी है? 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है? ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में जिला स्थित है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में जिला कौन सा है? झालावाड़। इन तीन जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, और कितने होती है? 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये राजस्थान की कुछ समवर्षा है, समवर्षा रेखाएं हैं जहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। या मान लो वर्षा के आधार पर देखें तो 10 सेंटीमीटर वर्षा किस क्षेत्र, किस जिले में होती है? 30 सेंटीमीटर कौन कौन से जिलों में होती है? यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन आता है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन सा जिला स्थित है, या 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के ऊपर कौन सा जिला स्थित है। इस प्रकार से ये जिले है। बात करूं मैं, इधर एक सिरोही स्थान बच गया। सिरोही में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, और किस स्थान पर? सिरोही में भी माउंट आबू के, माउंट आबू में होती है। और इन क्षेत्रों के अंदर ये समवर्षा रेखाओं में अभी शामिल नहीं है। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है और कभी क्या हो जाती है? कम भी हो जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है शीत ऋतु। नंबर 3 पर देखें, शीत ऋतु। वर्षा रेखा के बाद में ऋतु कोई कौन सी है? शीत ऋतु, शीत ऋतु। तो देखो शीत ऋतु का जो समय है वो कहां से लेकर कहां तक है? अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक। और जो ये वर्षा के लौटने वाला या मानसून के लौटने वाला समय होता है, इसलिए जो मानसून निवर्तन, इसको क्या बोलते हैं? मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन या लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून किसके अंतर्गत आता है? शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। सॉरी, शरद ऋतु। ये शीत नहीं है, शरद है।
ऋतु यहाँ पर कौन सी है? शरद ऋतु। शरद ऋतु। और इस शरद ऋतु का अंतर्गत क्वेश्चन आता है, एक घटना होती है कि अक्टूबर माह में अचानक जो तापमान में वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कार्तिकेय हिट कहा जाता है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है जो क्या होता है, कार्तिक हिट किसे कहते हैं? कार्तिकेय हिट। कार्तिक हिट क्या होता है? अक्टूबर माह में जो अचानक तापमान में वृद्धि। अक्टूबर माह में अचानक जो तापमान में वृद्धि होती है शरद ऋतु में, अक्टूबर माह में जो अचानक तापमान में जो वृद्धि होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्तिक हिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं शीत ऋतु। शीत ऋतु। शीत ऋतु नंबर 4 पर कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। तो देखो शीत ऋतु का जो समय होता है वो कहां से लेकर कहां तक होता है? दिसंबर से लेकर जनवरी तक। ये सॉरी, अक्टूबर से लेकर, अक्टूबर नवंबर आ गया, उसके बाद में दिसंबर से लेकर फरवरी तक है। किसका महीना होता है? शीत ऋतु का। दिसंबर से फरवरी। और शीत ऋतु के अंतर्गत है कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक घटना होती है मावठ। मावठ के बारे में तो आप सब जानते ही हो। मावठ क्या होती है? जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? दोगड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोगड़ा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को तो मावठ कहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? दोगड़ा। क्या कहा जाता है? दोगड़ा। दोगड़ा या दगोड़ा। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, मानसून से जो पहले वर्षा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? दोगड़ा के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म में जो मानसून से पहले वर्षा होती है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? दोगड़ा के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म में होने वाली वर्षा किस नाम से जानते हैं? दोगड़ा के नाम से जानते हैं। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? शीत ऋतु में जो सर्दियों के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। होने वाली वर्षा उसे हम किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। और इनका उपनाम या अन्य नाम क्या है? तो इसे सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। और ये किसका उदाहरण है? पश्चिमी विक्षोभ का। यह पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम का उदाहरण है। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम का उदाहरण कौन सा है? ये मावठ है। कि भाई भूमध्य सागर से जो वर्षा, जो मानसूनी पवनें होती है वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम की सहायता से राजस्थान या कहीं पर शीत ऋतु के अंदर वर्षा कराती है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। बात करूं मैं, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? मावठ से प्रभावित है क्षेत्र सर्वाधिक है
किस क्षेत्र के अंतर्गत ये वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा होती है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। गंगानगर के बाद में जिला कौन सा आ जाता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ के बाद में जिला कौन सा होता है जहां पर ये वर्षा होती है? वो जिला है बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके कारण किस फसल को ज्यादा लाभ होता है? तो रबी की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है। इस मावट के कारण सर्वाधिक लाभ किस में होता है? रबी की फसल में। रबी की फसल में सर्वाधिक लाभ होता है। और रबी की फसल में भी किसको सर्वाधिक ज्यादा? गेहूं को। जो गेहूं है उसको सबसे ज्यादा लाभ होता है। किससे? मावट से। जो सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होती है उससे सर्वाधिक लाभ किस फसल को होता है? गेहूं को। रबी की फसल में भी किसको होता है? गेहूं को होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं शीतलहर। शीत ऋतु के अंतर्गत है एक लहर है जिसका नाम क्या है? शीतलहर। शीत लहर। तो देखो शीतलहर किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं या पवने हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? शीतलहर के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं उसको किस नाम से जानते हैं? शीतलहर के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाएं, आने वाली हवाएं किस नाम से जानते हैं? शीतलहर के नाम से जानते हैं। और शीतलहर से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चूरू। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चूरू। और बात करूं मैं इसकी दिशा, शीतलहर की दिशा क्या होती है? तो दिशा ये देखो हिमालय की साइड है, राजस्थान के या भारत के उत्तर पूर्व दिशा में। तो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर उसे हम किस नाम से जानते हैं? शीतलहर के नाम से जानते हैं। एक होती है डम्पर। मेरे हिसाब से डम्पर के बारे में तो आप सब जानते हो भाई। डम्पर क्या होती है? ये भी सर्दियों में होती है भाई। डम्पर, डम्पर क्या होती है? उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं, सर्दियों के अंदर उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डम्पर के नाम से जानते हैं। उत्तर दिशा से सर्दियों में चलने वाली हवाएं या सर्दियों में चलने वाली शीतलहर। शीत लहर उसे हम किस नाम से जानते हैं? डम्पर के नाम से जानते हैं। एक होती है गुलाबी सर्दी। एक सर्दी का नाम क्या है? गुलाबी सर्दी। गुलाबी सर्दी किसे कहते हैं? गुलाबी सर्दी किसे कहते हैं? जो दीपावली के आसपास हल्की फुल्की जो सर्दी पड़ती है ना उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुलाबी सर्दी के नाम से जानते हैं। दीपावली के आसपास दीपावली के आसपास हल्की सर्दी, जो हल्की सर्दी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुलाबी सर्दी के नाम से जानते हैं। तो ये देखो शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर में मानसून निवर्तन या लौटता हुआ मानसून, इसके अंदर एक घटना होती है अक्टूबर माह में जो अचानक तापमान में वृद्धि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? कार्तिक हिट के नाम से जानते हैं। और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती है? मावटे, शीतलहरें, डांपरे और गुलाबी सर्दी। मावटे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? हमें मावट के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? सुनहरी बूंदे या
गोल्डन ड्रॉप्स उदाहरण किसका है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम का उदाहरण है। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से? इससे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। लाभ कौन कौन सी फसलों को होता है? रबी की फसल में सर्वाधिक लाभ किसको होता है? गेहूं को होता है। शीतलहर क्या होती है? शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाएं, या कहीं पर आपको मिल जाता है रूस की साइड से या साइबेरिया से आने वाली हवाएं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? शीतलहर के नाम से जानते हैं। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है? इससे चूरू दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, और डांपर क्या होती है? उत्तर दिशा से जो सर्दियों में जो चलने वाली शीतलहर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डांपर के नाम से जानते हैं। और गुलाबी सर्दी, गुलाबी सर्दी क्या होती है? दीपावली के आसपास में जो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुलाबी सर्दी के नाम से जानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखें हम समवायुदाबे रेखाएं। समवायुदाब रेखाएं क्या होती है? जिस प्रकार से समवर्षा रेखा के बारे में पढ़ा है, वैसे ही समवायु दाब रेखाएं और समताप रेखाएं होती है। अभी हाल ही का एक पेपर हुआ था 2-3 दिन पहले सेकंड ग्रेड का, जिसके अंतर्गत पूछा हुआ था जो 1000 मिलीबार है, 1000 मिलीबार समवायु दाब रेखाएं, उसके ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है। अभी हाल ही में एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, समवायु दाब रेखाएं। तो देखो समवायु दाब रेखाएं कौन कौन सी हैं। राजस्थान में समवायु दाब रेखाएं होती क्या होती है? वे क्षेत्र जहां पर समान है वायु दाब हो। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर समान वायु दाब हो? वो जिले कौन कौन से हैं या वो रेखाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एक रेखा है जिसका नाम क्या है? 1018 मिलीबार। देखो वायुदाब को किसमें मापते हैं? मिलीबार में। 1018 मिलीबार। और एक रेखा है 1019 मिलीबार। उसके बाद में ये दोनों रेखाएं, इनमें जनवरी में, जनवरी में तापमान तो क्या रहता है? इन जो क्षेत्र है, इन वायुदाब की रेखाओं के ऊपर जो क्षेत्र है उन पर जनवरी में तापमान क्या होता है? कम है। और वायुदाब क्या होता है? अधिक। तापमान तो क्या होता है? कम होता है। और वायुदाब क्या होता है? अधिक। वायुदाब है अधिक है। और उसके बाद में 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 999 मिलीबार, और एक कौन सी है? 1000 मिलीबार। ये सारी इनके ऊपर जुलाई में, जुलाई में तापमान क्या होता है? अधिक होता है। जुलाई में इन वायुदाब रेखाओं के ऊपर तापमान अधिक होता है और वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब में तापमान एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो देखो सबसे पहले देखें हम जनवरी वाली जो 1018 और 1019 मिलीबार है, जो वायुदाब रेखा है, ये कौन कौन से जिलों से गुजरती है? सबसे पहले मैं देखूं 1018 मिलीबार। तो 1018 मिलीबार है, ये राजस्थान के कहां से शुरू होती है? जैसलमेर से। जैसलमेर से कौन सा जिला है?
बालोतरा, बालोतरा के बाद में जिला कौन सा है, पाली, सॉरी जैसलमेर, बालोतरा, बालोतरा के बाद में जिला है पाली, पाली के बाद में राजसमंद है, राजसमंद के बाद में जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, ये सॉरी चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में जिला कौन सा है, ये झालावाड़। तो देखो 1018 मिलीबार, 1018 मिलीबार है, वायु दाब समरेखा है, जिसके ऊपर वायु दाब रेखा है, जिसके ऊपर जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में जिला कौन सा है, नंबर 2 पर बात करूं मैं, जैसलमेर के बाद में जिला है जोधपुर, जिला कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर है, जोधपुर के बाद में जिला कौन सा है, पाली, पाली के बाद में जिला है राजसमंद, और राजसमंद के बाद में जिला कौन सा है, राजसमंद से नीचे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में जिला कौन सा है, झालावाड़। तो ये जिले किस वायु दाब रेखा के ऊपर स्थित है, 1018 MB जो मिलीबार है सम वायु दाब रेखा उसके ऊपर स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूं 1019 जो मिलीबार वायु दाब रेखा है वो कौन कौन से जिलों से, तो वो जिले बात करूं तो बीकानेर, ये इस प्रकार से आती है बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, चूरू के बाद में सीकर से होते हुए इस प्रकार से वापस से लौट जाती है। तो ये कौन सी है, 1019 मिली बार, 1019 मिली बार के ऊपर है कौन कौन से जिले स्थित है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कौन से हैं, बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में जिला कौन सा है, सीकर, जिला कौन सा है, सीकर है। ये तो क्या है, जनवरी माह में इसमें तापमान तो निम्न होता है और वायुदाब इन दोनों रेखाओं के ऊपर क्या होता है, अधिक होता है। ये दो सम वायुदाब रेखाएं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं 997, 998, 999 और 1000 मिलीबार जो सम वायुदाब रेखाएं, इनके ऊपर जुलाई के अंतर तो तापमान अधिक होता है और वायुदाब क्या होता है, कम होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं 997, 98, 99 और 1000 मिलीबार सम वायुदाब रेखाएं के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें सबसे पहले 997 मिलीबार है जो वायुदाब रेखा है उसके बारे में। तो 997 वायुदाब रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो बात करूं तो 997 जैसलमेर, फलोदी, फलोदी के बाद में जिला कौन सा है, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर। 997 मिलीबार जो सम वायुदाब रेखा है उसके ऊपर है जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर,
जैसलमेर के बाद में फड़ौदी, फड़ौदी के बाद में जिला कौन सा है, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का स्थान पूछ ले तो कौन सा है, अनूपगढ़। कौन सा स्थान है, अनूपगढ़। नेक्स्ट में बात करूं 998, तो 998 समवायु दाब रेखाएं वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर, जोधपुर से नागौर, और नागौर से कौन सा जिला है, चूरू। ये कौन सी है, 998 मिली बार समवायु दाबे रेखा, जिसके ऊपर जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं देखूं तो कौन सा है, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जिला कौन सा है, बालोतरा, बालोतरा के बाद में जिला कौन सा है, जोधपुर, और जोधपुर के बाद में जिला कौन सा है, नागौर, नागौर के बाद में चूरू। ये जिले किस मिलीबार रेखा के ऊपर, समवायु दाब रेखा के ऊपर स्थित है, 998 मिलीबार समवायु दाब रेखा के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट में बात करूं 999, 999 जो वायु दाब रेखा है वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो वो देखो जालोर, जालोर से पाली, पाली के बाद में जिला कौन सा आ जाता है, ब्यावर, ब्यावर के बाद में जिला कौन सा आ जाता है इसके अंदर है, अजमेर, अजमेर के बाद में जिला आ जाता है टोंग, और टोंग के बाद में जिला कौन सा आता है, सवाई माधोपुर। तो कौन सी 999 मिली बार समवायु दाबे रेखा, इसके ऊपर जिले कौन कौन से स्थित है। सबसे पहले जिला कौन सा है, जालोर, जालोर के बाद में जिला कौन सा है, पाली, पाली के बाद में कौन सा है, अजमेर से लघु है जिसका नाम क्या है, ब्यावर, ब्यावर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जिला कौन सा है, टोंक, और टोंक के बाद में जिला कौन सा है, इसके ऊपर है सवाई माधोपुर। तो देखो जिले कौन कौन से हो गए, 999 मिली बार समवायु दाब रेखा के ऊपर जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर है। नेक्स्ट में बात करूं तो 1000 वायु दाब रेखा है, जो मिली बार वायु दाब रेखा है वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो कौन कौन से, सवाई माध ये सॉरी सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में जिला कौन सा, सलूम्बर, सलूम्बर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से झालावाड़। 1000 मिली बार सम वायु दाबे रेखाएं, ये किस रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो सबसे पहले मैं बात करूं सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर से अलग जिला कौन सा हुआ है, सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में इधर जिला कौन सा है, झालावाड़। ये अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1000 मिली बार समवायु दाब रेखाएं कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से समवर्षा रेखाएं और समवायु दाब रेखाएं एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है तो एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं गेट फैक्ट के रूप में, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो कब होता है 21 जून को, 21 जून को। और राजस्थान का सबसे गर्म दिन भी कौन सा होता है, 21 जून। और राजस्थान का सबसे छोटा दिन, राजस्थान का सबसे छोटा
दिन है। राजस्थान का सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। तो राजस्थान का सबसे ठंडा दिन भी होता है। राजस्थान का सबसे ठंडा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर। और सबसे गर्म दिन कौन सा होता है? 21 जून। सबसे बड़ा दिन भी कौन सा है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। अगर मान लो बात कर लूं राजस्थान में दिन वे रात बराबर कब होते हैं? तो कब होते हैं? 21 मार्च व 23 दिसंबर को, ये सॉरी 23 सितंबर को। तो देखो राजस्थान का सबसे गर्म दिन, राजस्थान का सबसे गर्म दिन, तो राजस्थान का सबसे गर्म दिन कब है? 21 जून। 21 जून है। और राजस्थान का सबसे ठंडा दिन, राजस्थान का सबसे ठंडा दिन, राजस्थान का सबसे ठंडा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। अब बात करूं मैं राजस्थान का पर ये मानसी नाम किसे कहते हैं, या राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? नेक्स्ट मैं बात करूं राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। माउंट आबू जो कहां पर पड़ता है? सिरोही में। और राजस्थान का मानसी नाम, तो राजस्थान का मानसी नाम है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मानसी नाम किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? झालावाड़ जिले को कहा जाता है। और मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वो आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है, मेन कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। राजस्थान का या ये मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो कौन सा? 21 जून। सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। सबसे गर्म दिन है 21 जून है। और राजस्थान का सबसे ठंडा दिन है कौन सा है? 22 दिसंबर है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू सिरोही को। और राजस्थान का मानसी नाम किसे कहते हैं? झालावाड़ को। आशा करता हूं आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।